हेलो दोस्तों, स्वागत है कुछ भी में। धर्मवीर भारती की मशहूर रचना गुनाहों का देवता भाग 20। तुम्हारा दुलार और पम्मी की वासना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अपने पहलू को सही और दूसरे पहलू को गलत क्यों कहती हो? देवता की आरती में जलता हुआ दीपक पवित्र है और उससे निकला हुआ धुआं अपवित्र। दीप शिखा नैतिक है और धूम रेखा अनैतिक। ग्लानि किस बात की सुधा? चंदर ने बहुत आवेश में कहा। छी चंदर, तुम मुझे समझे नहीं। मैं नैतिक अनैतिक की बात ही नहीं करती। मेरे भगवान ने, मेरे प्यार ने मुझे अब उस दुनिया में पहुंचा दिया है जो नैतिक अनैतिक से उठकर है। तुमने अपने भगवान से विद्रोह किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात पर कोई फैसला भी तो दिया होता। वो इतने दयालु हैं कि कभी मानव के कार्यों पर फैसला ही नहीं देते। दंड तो दूर की बात है, वे तो केवल आदमी को समझाकर, उसकी कमजोरियां समझाकर उसे क्षमा करने और उसे प्यार करने की बात कहते हैं। चंदर, वहाँ नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न ही नहीं। तब ये ग्लानि किस बात की तुम्हें? चंदर ने पूछा। ग्लानि तो मुझे अपने पर थी चंदर। रहा तुम्हारा पम्मी से संबंध तो मैं बिनती की तरह नहीं सोचती। इतना विश्वास रखो, मेरे पाप और पुण्य की तराजू ही दूसरी है। फिर कम से कम अब इतना देख सुनकर मैं ये नहीं मानती कि शरीर की प्यास पाप है। नहीं चंदर, शरीर की प्यास भी उतनी ही पवित्र और स्वाभाविक है जितना आत्मा की पूजा। आत्मा की पूजा और शरीर के प्यास दोनों अभिन्न हैं। आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर से है, शरीर का संस्कार, शरीर का संतुलन आत्मा से है। जो आत्मा और शरीर को अलग कर देता है वही मन के भयंकर तूफानों में उलझकर चूर चूर हो जाता है। चंदर, मैं तुम्हारी आत्मा थी, तुम मेरे शरीर थे। पता नहीं कैसे हम लोग अलग हो गए। तुम्हारे बिना मैं केवल सूक्ष्म आत्मा रह गई। शरीर की प्यास, शरीर की रंगीनियाँ मेरे लिए अपरिचित हो गई। पति को शरीर देकर भी मैं संतोष न दे पाई और मेरे बिना तुम केवल शरीर रह गए। शरीर में डूब गए। पाप में जितना हिस्सा तुम्हारा उतना ही मेरा। पाप की वैतरणी के इस किनारे जब तक तुम तड़पोगे तब तक मैं भी तड़पूंगी। दोनों में से किसी को भी चैन नहीं और कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर हटाओ इन सब बातों को चंदर, तुमने व्यर्थ ये बात उठाई। मैं अब बात करना भूलती जा रही हूँ। मैं तो आई थी तुम्हें देखकर कुछ मन का ताप मिटाने। उठो, खाना खाएं। सुधा बोली। नहीं, मैं चाहता हूँ बातें सुलझ जाएं सुधा। चंदर ने सुधा के हाथ पर सिर रखकर कहा। मेरी तकलीफ और बेहद बढ़ती जा रही है, मैं पागल ना हो जाऊं। छी, ऐसी बात नहीं सोचते। उठो। चंदर को उठाकर सुधा बोली। दोनों ने खाना खाया। महाराजिन बड़े दुलार से परोसती रही और सुधा से बातें करती रही। खाना खाकर चंदर लेट गया और सोचने लगा, अब क्या सचमुच उसके और सुधा के बीच में कोई इतना भयंकर अंतर आ गया है कि दोनों पहले जैसे नहीं हो सकते? लगभग 4 बजे वो जागा तो उसने देखा कि उसके पाँवों के पास सिर रखकर सुधा सो रही है। पंखे की हवा वहाँ तक नहीं पहुँचती। वो पसीने से तरबतर हो रही है। चंदर उठा। उसे नींद में ऐसा लगा कि जैसे इधर कुछ हुआ ही नहीं है। सुधा वही सुधा है, चंदर वही चंदर है। उसने सुधा के पल्ले से सुधा के माथे और गले का पसीना पोंछ दिया और हाथ बढ़ाकर पंखा उठ की ओर घुमा दिया। सुधा ने आंखें खोली, एक अजीब सी निगाह से चंदर की ओर देखा और चंदर के पाँव को खींचकर वक्ष से लगा, फिर आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अपना एक हाथ सुधा के माथे पर रख लिया और वो चुपचाप बैठा सोचने लगा। आज इसे लगभग साल भर पहले की बात, जब उसने पहले पहल सुधा को कैलाश का चित्र दिखाया था और सुधा ने रोध होकर उसके पाँव में इसी तरह मुंह छिपाकर सो गई थी। और आज सुधा साल भर में कहाँ से कहाँ जा पहुँची है। चंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। काश के कोई उसकी ज़िंदगी के स्लेट से इस वर्ष भर में खींची हुई मानसिक रेखाओं को मिटा सके तो कितने सुखी हो जाएं दोनों। चंदर ने सुधा को हिलाया और बोला, सुधा, सो रही हो? नहीं। उठो। नहीं चंदर, पड़ी रहने दो। तुम्हारे चरणों में सब कुछ भूलकर एक क्षण के लिए भी सो सकूंगी? मुझे इसका विश्वास नहीं था। सब कुछ छीन लिया है तुमने। एक क्षण की आत्म प्रवंचना क्यों छीनते हो? सुधा ने उसी तरह पड़े हुए जवाब दिया। अरे उठ पगली। चंदर के मन में जाने कहाँ मरा पड़ा हुआ उल्लास फिर से जिंदा हो उठा। उसने सुधा की बाह में जोर से चुटकी काटते हुए कहा, उठती है या नहीं, आलसी कहीं की। सुधा उठकर बैठ गई। पल भर चंदर की ओर पथराई हुई निगाह से देखती रही और बोली, चंदर, मैं जाग रही हूँ, तुम्ही ने उठाया है मुझे चंदर। कहीं सपना तो नहीं है कि फिर टूट जाए? और सुधा सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वो बोला, सुधा, कोई जादूगर अगर हम लोगों के मन से ये कांटा निकाल देता तो मैं कितना सुखी होता। लेकिन सुधा, अब मैं तुम्हें दुखी नहीं करूँगा। ये तो तुमने पहले भी कहा था चंदर, लेकिन इधर जाने कैसे हो गए? लगता है तुम्हारे चरित्र में कहीं स्थायित्व नहीं। इसी का तो मुझे दुख है चंदर। अब रहेगा सुधा। तुम्हें खोकर, तुम्हारे प्यार को खोकर मैं देख चुका हूँ कि मैं आदमी नहीं रह पाता, जानवर बन जाता हूँ।
सुधा, अगर तुम आज से महीनों पहले मिल जाती तो जो जहर मेरे मन में घुट रहा है वो आज तुम्हारे सामने व्यक्त करके मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता। अच्छा सुधा, यहाँ आओ, चुपचाप लेट जाओ, मैं तुमसे सब कुछ कह डालूँ, फिर सब भूल जाओ। बोलो, सुनोगी? सुधा चुपचाप लेट गई और बोली, चंदर, या तो मत बताओ या सभी स्पष्ट बता दो। हाँ बिल्कुल स्पष्ट सुधी, तुमसे कुछ छिपा सकता हूँ भला? चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा, आज मन जैसे पागल हो रहा है तुम्हारे चरणों पर बिखर जाने के लिए, जादूगरनी कहीं की। देखो सुधा, पिछली दफ़े तुमने मुझे बहुत कुछ बताया था कैलाश के बारे में। हाँ, बस उसके बाद से अजीब सी अरुचि मेरे मन में तुम्हारे लिए होने लगी थी। मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। तुम्हारे जाने के बाद बर्टी आया, उसने मुझसे कहा कि औरत केवल नई संवेदना, नया स्वाद चाहती है और कुछ नहीं। अविवाहित लड़कियां विवाह और विवाहित लड़कियां नए प्रेमी, बस यही उनका चरम लक्ष्य है। लड़कियां शरीर की प्यास के अलावा और कुछ नहीं चाहती। जैसे अराजकता के दिनों में किसी देश में कोई चालाक नेता शक्ति छीन लेता है, वैसे ही मानसिक शून्यता के क्षणों में बर्टी जैसे मेरा दार्शनिक गुरु हो गया। उसके बाद आई पम्मी। उससे मैंने कहा कि क्या आवश्यक है कि पुरुष और नारी के संबंधों में सेक्स हो ही? उसने कहा हाँ, और यदि नहीं है तो आदर्शवाद प्यार की प्रतिक्रिया सेक्स की ही प्यास में होती है। अब मैं तुम्हें अपने मन का चोर बतला दूं। मैंने सोचा कि तुम भी अपने वैवाहिक जीवन में रम गई हो। शरीर की प्यास ने तुम्हें अपने में डुबो दिया है और जो अरुचि तुम मेरे सामने व्यक्त करती हो वो केवल दिखावा है। इसलिए मन ही मन मुझे तुमसे चिढ़ हो गई थी। पता नहीं क्यों इस संस्कार मुझ में दृढ़ सा हो गया और इसी के पीछे मैं तुम्ही को नहीं, पम्मी को छोड़कर सभी लड़कियों से नफरत से करने लगा। बिनती को भी मैंने बहुत दुख दिया। ब्याह में जाने के पहले ही बहुत दुखी होकर गई। रही पम्मी की बात, तो मैं उस पर इसलिए खुश था कि उसने बड़ी यथार्थ सी बात कही थी। लेकिन उसने मुझसे कहा कि आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया शारीरिक प्यास में होती है। तुमको इसका अपराधी मानकर तुमसे तो नाराज़ हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो संस्कार मेरा व्यक्तित्व बदलने लगा। सुधा, पता नहीं तुम्हारे जीवन में प्रतिक्रिया के रूप में शारीरिक प्यास जागी या नहीं, पर मेरे मन के गुनाह तो तूफान की तरह लहरा उठे। लेकिन तुमसे एक बात नहीं छुपाऊंगा, वो ये है कि ऐसे भी पल आए हैं जब पम्मी के समर्पण ने मेरे मन की सारी कटुता धो दी है। बोलो, तुम कुछ तो बोलो सुधा। तुम कहते चलो चंदर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन उस दिन गेसू आई, उसने मुझसे फिर पुराने दिन की याद दिला दी और फिर जैसे पम्मी के लिए आकर्षण उखड़ सा गया। अच्छा सुधा, एक बात बताओ, तुम ये मानती हो कि कभी कभी एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की अनुभूति होने लगती है? क्या मतलब? मेरा मतलब जैसे मुझे गेसू की बातों से उस दिन ऐसा लगा जैसे तुम बोल रही हो। और दूसरी बात तुम्हें बताऊं, तुम्हारे पीछे बिनती रही मेरे पास। सारे अंधेरे में वही एक रोशनी थी, बड़ी क्षीण टिमटिमाती हुई, सारहीन सी। बल्कि मुझे तो लगता था कि वो रोशन ही इसलिए थी कि उसमें रोशनी तुम्हारी थी। मैंने कुछ दिन तक बिनती को बहुत प्यार किया। मुझे ऐसा लगता था कि अभी तक तुम मेरे सामने थी, अब तुम उसके माध्यम से आती हो। लगता था जैसे वो एक व्यक्तित्व नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व का ही अंश है। उस लड़की में जिस अंश तक तुम थी, वो अंश बार बार मेरे मन में रस और उभार देता था। क्यों सुधा, मन की ये भी कैसी अजब सी गति है। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, भागवत में एक जगह टीका में हमने पढ़ा था चंदर कि जिसको भगवान बहुत प्यार करते हैं उसमें उनकी अंशाभिव्यक्ति होती है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है ये। मैं बिनती को बहुत प्यार करती हूँ चंदर। समझ गया मैं। चंदर बोला, अब मैं समझा मेरे मन में इतने गुनाह कहाँ से आए। तुमने मुझे बहुत प्यार किया और वही तुम्हारे व्यक्तित्व के गुनाह मेरे व्यक्तित्व में उतर आए। सुधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोली, इसी तरह हंसते बोलते रहते तो क्यों ये हाल होता? मनमौजी हो, जब चाहो खुश हो गए, जब चाहे नाराज़ हो गए। उसके बाद वो उठी और बाहर से तश्तरी में कुछ फल काट कर लाई। चंदर ने देखा, आम। अरे आम? अभी कहाँ से लाई है आम? कौन लाया? लखनऊ उतरी थी, वहाँ से तुम्हारे लिए लेती आई। चंदर ने एक आम की फाँक उठाकर खाई और किसी पुराने घटना की याद दिलाने के लिए आंचल से हाथ पोंछ दिए। सुधा हंस पड़ी और बड़ी दुलार भरी ताड़ना के स्वर में बोली, बोलो, आप तो दिमाग नहीं बिगाड़ोगे अपना? कभी नहीं सुधी। लेकिन पम्मी का क्या होगा? पम्मी से मैं संबंध नहीं तोड़ सकता, व्यवहार चाहे जितना सीमित कर दूँ। मैं कब कहती हूँ, मैं तुम्हें कहीं से कभी बांधना ही नहीं चाहती। जानती हूँ, अगर चाहूँ भी तो कभी अपने मन के बाहुपाश ढीले करके तुम्हें चिरमुक्ति तो मैं नहीं दे पाऊँगी। तो भला बंधन में ही क्यों बांधूँ?
पम्मी शाम को आएगी? शायद। दरवाज़ा खटका और गेसू ने प्रवेश किया। आकर दौड़कर सुधा से लिपट गई। चंदर उठकर चला आया। चले कहाँ भाईजान? बैठिए ना, नहा लूँ तब आता हूँ। चंदर चल दिया। वो इतना खुश था, इतना खुश कि बाथरूम में खूब गाता रहा और नहा चुकने के बाद उसे ख्याल आया कि उसने बनियान उतारी ही नहीं थी। नहाकर कपड़े बदल कर वो आया, तब भी गुनगुना रहा था। कमरे में आया तब देखा गेसू अकेली बैठी है। सुधा कहाँ गई? चंदर ने नाचते हुए स्वर में कहा। गई है शरबत बनाने। गेसू ने चुन्नी से सिर ढकते हुए और पाँवों को सलवार से ढकते हुए कहा। चंदर इधर उधर बक्स में रुमाल ढूंढने लगा। आज बड़े खुश हैं चंदर भाई, कोई ख़ास चीज़ मिल गई है क्या? अरे मैं बहन हूँ, कुछ इनाम ही दे दीजिए। गेसू ने चुटकी ली। इनाम की बात क्या, कहो तो वो चीज़ ही तुम्हें दे दूँ। हाँ, कैलाश बाबू के दिल से पूछिए, गेसू बोली। उनके दिल से तुम ही बात कर सकती हो। गेसू ने झेप कर मुंह फेर लिया। सुधा हाथ में 2 गिलास ले आई। लो गेसू पियो। एक गिलास गेसू को देकर बोली। चंदर लो, तुम पियो ना। नहीं, मैं नहीं पीऊँगी, बर्फ़ मुझे नुकसान करेगी, सुधा ने चुपचाप कहा। चंदर को याद आ गया, पहले सुधा चिढ़ चिढ़कर अपने आप चाय शरबत पी जाती थी, और आज क्या ढूंढ रहे हो चंदर? सुधा बोली। रुमाल कोई मिल ही नहीं रहा। साल भर में रुमाल खो दिए होगे। मैं तो तुम्हारी आदत जानती हूँ। अच्छा कपड़ा ला दो, कल सुबह रुमाल सी दूँ तुम्हारे लिए। और उठकर उसने कैलाश के बक्स से एक रुमाल निकाल कर दे दिया। उसके बाद चंदर बाजार गया और कैलाश के लिए तथा सुधा के लिए कुछ कपड़े खरीद लाया। इसके साथ ही कुछ नमकीन और जो सुधा को पसंद था, पेठा, एक तरबूज, एक बोतल गुलाब का शरबत, एक सुंदर सा पेन और जाने क्या क्या खरीद लाया। सुधा ने देखकर कहा, पापा नहीं है, फिर भी लगता है मैं मायके आई। लेकिन वो कुछ खा पी नहीं सकी। चंदर खाना खाकर लॉन में बैठ गया। वहीं उसने अपनी चारपाई डलवा ली। सुधा के बिस्तर छत पर लगे थे। उसके पास महाराजिन सोने वाली थी। सुधा एक तश्तरी में तरबूज काट कर ले आई और कुर्सी डालकर चंदर भी चारपाई के पास बैठ गया। तरबूज खाता रहा। थोड़ी देर बाद सुधा बोली, चंदर, बिनती के बारे में तुम्हारे क्या राय है? राय? राय क्या होती है? बहुत अच्छी लड़की है। तुमसे तो अच्छी ही है, चंदर ने छेड़ा। अरे मुझसे तो दुनिया अच्छी है, लेकिन एक बात पूछूं? बात बहुत गंभीर है। क्या? तुम बिनती से ब्याह कर लो। बिनती से? कुछ दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं, इस बारे में पहले पहले ये बोले कि चंदर से बिनती का ब्याह क्यों नहीं करती, तो मैंने चुपचाप पापा से पूछा। पापा बिल्कुल राज़ी हैं, लेकिन बोले मुझसे कि तुम ही कहो चंदर से। कर लो चंदर, बुआ जी अब दखल नहीं देंगी। चंदर हंस पड़ा। अच्छी खुराफात है तुम्हारे दिमाग में उठती हैं। याद है एक बार और तुमने ब्याह करने के लिए कहा था? सुधा के मुंह से एक हल्का निश्वास निकल पड़ा। हाँ याद है, खैर तब की बात दूसरी थी। अब तो तुम्हें कर लेना चाहिए। नहीं सुधा, शादी तो मुझे नहीं ही करनी है। तुम कह क्यों रही हो? तुम मेरी बिनती के संबंधों को कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो? नहीं जी, लेकिन ये जानती हूँ कि बिनती तुम पर अन्य श्रद्धा रखती है। उससे अच्छी लड़की तुम्हें मिलेगी नहीं। कम से कम ज़िंदगी तुम्हारी व्यवस्थित हो जाएगी। चंदर हंसा। मेरी ज़िंदगी शादी से नहीं, प्यार से सुधरेगी सुधा। कोई ऐसी लड़की ढूंढ जो तुम्हारी जैसी हो और प्यार करे तो मैं समझूं भी कि तुमने कुछ किया मेरे लिए। शादी वादी बेकार है। और कोई बात करनी है या नहीं? नहीं चंदर, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। बिनती से ना करो तो दूसरी लड़की ढूंढूंगी, लेकिन शादी करनी होगी और मेरी पसंद से करनी होगी। चंदर एक उपेक्षा की हंसी हंसकर रह गया। सुधा उठ खड़ी हुई। क्यों, चल दी? हाँ, अब नींद आ रही होगी तुम्हें, सो। चंदर ने रोका नहीं। उसने सोचा था सुधा बैठेगी, जाने कितनी बातें करेंगे। वो सुधा से उसका सब हाल पूछेगा, लेकिन सुधा तो जाने कैसी तटस्थ, निरपेक्ष और अपने में सीमित सी हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता। उसने चंदर से सब कुछ जान लिया, लेकिन चंदर के सामने उसने अपने मन को कहीं जाहिर ही नहीं होने दिया। सुधा उसके पास होकर भी जाने कितनी दूर थी। सरोवर में डूबकर पंछी प्यासा था। करीब घंटा भर बाद सुधा दूध का गिलास लेकर आई। चंदर को नींद आ गई थी। वो चंदर के सिरहाने बैठ गई। चंदर, सो गए क्या? क्यों? चंदर घबरा कर उठ बैठा। लो दूध पी लो, सुधा बोली। दूध हम नहीं पियेंगे। पी लो, देखो बर्फ़ और शरबत मिला दिया है, पीकर तो देखो। नहीं, हम नहीं पियेंगे। अब जाओ, हमें नींद लग रही है। चंदर गुस्सा था। पी लो मेरे राज दुलारे, चमक रहे हैं चांद सितारे। सुधा ने लोरी गाते हुए चंदर को अपनी गोद में खींचकर बच्चों की तरह गिलास चंदर के मुंह से लगा दिया। चंदर ने चुपचाप दूध पी लिया। सुधा ने गिलास नीचे रखकर कहा, वाह, ऐसे तो मैं नीलू को दूध पिलाती हूँ। नीलू कौन? अरे मेरा भतीजा।
शंकर बाबू का लड़का, अच्छा चंदर, तुमने पंखा तो छत पर लगा दिया है, तुम कैसे सोओगे? मुझे नींद आ जाएगी। चंदर फिर लेट गया। सुधा उठी नहीं। वो दूसरी पार्टी से हाथ टेककर चंदर के वक्ष के आर पार फूलों के धनुष सी झुककर बैठ गई। एकादशी का स्निग्ध पवित्र चंद्रमा आसमान की नीली लहरों पर अधखिले बेल के फूल की तरह कांप रहा था। दूध में नहाए हुए झोंके चांदनी से आंख मिचोली खेल रहे थे। चंदर आंखें बंद किए पड़ा था और उसकी पलकों पर, उसके माथे पर, उसके होठों पर चांदी की पंखुड़ियां बरस रही थी। सुधा ने चंदर का कॉलर ठीक किया और बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, चंदर नींद आ रही है? नहीं, नींद उचट गई। चंदर ने आँख खोलकर देखा। एकादशी का पवित्र चंद्रमा आकाश में था और पूजा से अभिषिक्त एकादशी की उदास चांदनी उसके वक्ष पर झुकी बैठी थी। उसे लगा जैसे पवित्रता और अमृत का चंपई बादल उसके प्राणों में लिपट गया है। उसने करवट बदल कर कहा, सुधा, जिंदगी का एक पहलू खत्म हुआ, दर्द की एक मंजिल खत्म हो गई, थकान भी दूर हो गई, लेकिन अब आगे का रास्ता समझ में नहीं आता। क्या करूं? करना बहुत है चंदर। अपने अंदर की बुराई से लड़ लिए, अब बाहर की बुराई से लड़ो। मेरा तो सपना था कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। अपने बारे में तो जो कुछ सोचा था वो सब नसीब ने तोड़ दिया। अब तुम्ही को देखकर कुछ संतोष मिलता है। तुम जितने ऊंचे बनोगे उतना ही चैन मिलेगा, वरना मैं तो नरक में भून रही हूँ। सुधा, तुम्हारी इसी बात से मेरी सारी हिम्मत, सारा बल टूट जाता है। अगर तुम अपने परिवार में सुखी होती तो मेरा भी साहस बंधा रहता। तुम्हारा ये हाल, तुम्हारा ये स्वास्थ्य, यह असमय वैराग्य और पूजा, ये घुटन देखकर लगता है क्या करूं, किसके लिए करूं? मैं भी क्या करूं चंदर? मैं ये जानती हूं कि अब ये भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बात पर मुझे और भी दुख होता है। मैं इन्हें संतुलित नहीं कर पाती और उनकी खुलकर उपेक्षा भी नहीं कर पाती। ये अजब सा नरक है मेरा जीवन भी। लेकिन ये ज़रूर है चंदर कि तुम्हें ऊंचा देख कर मैं ये नरक भी भोग ले जाऊंगी। तुम दिल मत छोटा करो, एक ही ज़िंदगी की तो बात है, उसके बाद। लेकिन मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करता। तब तो और भी अच्छा है, इसी जन्म में जो सुख दे सकते हो दे लो, जितना ऊंचे उठ सकते हो उठ लो। तुम जो रास्ता बताओ वो मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं सोचता हूँ अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठूँ, लेकिन मेरे साथ एक शर्त है, तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहे। तो वो अलग कब रहा चंदर? तुम्ही ने जब चाहा मुंह फेर लिया, लेकिन अब नहीं। काश कि तुम एक क्षण का भी अनुभव कर पाते कि तुमसे दूर वहाँ वासना के कीचड़ में फंसी हुई मैं कितनी व्याकुल, कितनी व्यथित हूँ, तो तुम ऐसा कभी न करते। मेरे जीवन में जो कुछ अपूर्णता रह गई है चंदर, उसकी पूर्णता, उसकी सिद्धि तुम ही हो। तुम्हें मेरे जन्म जन्मांतर की शांति की सौगंध है। तुम अब इस तरह से ना करना, बस ब्याह कर लो। अब दृढ़ता से ऊंचाई की ओर चलो। ब्याह के अलावा तुम्हारी सब बातें स्वीकार हैं, लेकिन फिर भी तुम अपना प्यार वापस नहीं लोगी, कभी कभी नहीं। और हम कभी नाराज़ भी हो जाएं तो बुरा नहीं मानोगी? नहीं। और हम कभी फिसले तो तुम तटस्थ होकर नहीं बैठोगी, बल्कि बिना डरे हुए मुझे खींच लाओगी उस दलदल से। ये कठिन है चंदर, आखिर मेरे भी बंधन है। लेकिन खैर, अच्छा ये बताओ, तुम दिल्ली कब आओगे? अब दिल्ली तो दशहरे में आऊँगा, गर्मियों में यहीं रहूँगा, लेकिन हो सका तो लौटने के बाद शाहजहाँपुर आऊँगा। सुधा चुपचाप बैठी रही। चंदर भी चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद चंदर ने सुधा की हथेली अपने हाथों पर रख ली और आंखें बंद कर ली। जब वो सो गया तो सुधा ने धीरे धीरे से हाथ उठाया, खड़ी हो गई। थोड़ी देर अपलक उसे देखती रही और धीरे धीरे चली आई। दूसरे दिन सुबह सुधा ने आकर चंदर को जगाया। चंदर उठ बैठा और सुधा बोली, जल्दी से नहा लो, आज तुम्हारे साथ पूजा करेंगे। चंदर उठ बैठा, नहा धोकर आया तो सुधा ने चौकी के सामने 2 आसन बिछा रखे थे। चौकी पर धूप सुलग रही थी और फूल गमक रहे थे, ढेर के ढेर बेले और अगस्त के फूल। चंदर को बिठाकर सुधा बैठी। उसने फिर वही वेश धारण कर लिया था। रेशम की धोती और रेशम का एक अंतरवासक गीले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। लेकिन मैं बैठा बैठा क्या करूँगा? उसने पूछा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती गई। थोड़ी देर बाद उसने भागवत खोली और बड़े मधुर स्वरों में गोपिका गीत पढ़ती रही। चंदर संस्कृत नहीं समझता था, पूजा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो क्षण जाने कैसा लग रहा था। चंदर की सांस में धूप की पावन सौरभ के डोरे गुथ गए थे। उसके घुटनों पर रह रहकर सद्य स्नातक सुधा के भीगे केशों से गीले मोती चू पड़ते थे। कृष्काय उदास और पवित्र सुधा के पूजा के प्रसाद जैसे मधुर स्वर में श्री भागवत की श्लोक उसकी आत्मा को अमृत से धो रहे थे। लगता था जैसे इस पूजा की श्रद्धान्वित बेला में उसके जीवन भर के भूले कमजोरियां, गुनाह सभी धुलता जा रहा था। जब सुधा ने भागवत बंद करके रख दिया तो पता नहीं क्यों चंदर ने प्रणाम कर लिया। भागवत को?
यह भागवत की पुजारिन को ये नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद सुधा ने पूजा की थाली उठाई और उसने चंदर के माथे पर रोली लगा दी। अरे मैं? हाँ तुम, और कौन? मेरे तो दूसरा न कोई। ढेर के ढेर फूल चंदर के चरणों पर चढ़ाकर झुककर चंदर के चरणों को प्रणाम कर लिया। चंदर ने घबराकर पांव खींच लिए। मैं इस योग्य नहीं हूँ सुधा, क्यों लज्जित कर रही हो? सुधा कुछ नहीं बोली। अपने आंचल से एक छलकता हुआ आंसू पोंछकर नाश्ता लाने चली गई। जब वो यूनिवर्सिटी से लौटा तो देखा सुधा मशीन रखे कुछ सिल रही है। चंदर ने कपड़े बदलकर पूछा, कहो क्या सिल रही हो? रुमाल और बनियाइन। कैसे काम चलता था तुम्हारा? न संदूक में एक भी रुमाल है, न एक भी बनियाइन। लापरवाही की भी हद है। तभी कहती हूँ ब्याह कर लो। हाँ, किसी दर्जी की लड़की से ब्याह करवा दो। चंदर खाट पर बैठ गया और सुधा मशीन पर बैठी बैठी सिलती रही। थोड़ी देर बाद सहसा उसने मशीन रोक दी और एकदम से घबरा कर उठी। क्या हुआ सुधा? बहुत दर्द हो रहा है। वो उठी और खाट पर बेहोश सी पड़ रही। चंदर दौड़कर पंखा उठा लाया और झलने लगा। डॉक्टर को बुला लाऊं? नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगी। उपकाई आ रही है। सुधा उठी। जाओ मत, मैं पिगदान उठा लाता हूँ। चंदर ने पिगदान उठा कर रख दिया और सुधा की पीठ सहलाने लगा। फिर सुधा हाँफती सी लेट गई। चंदर दौड़कर इलायची और पानी ले आया। सुधा ने इलायची खाई और फिर पड़ रही। उसके माथे पर पसीना झलक आया। अब कैसी तबीयत है सुधा? बहुत दर्द है अंग अंग में। मशीन चलाना नुकसान कर गया। सुधा ने बहुत क्षीण स्वर में कहा। जाऊँ किसी डॉक्टर को बुला लाऊं? बेकार है चंदर, मैं तो लखनऊ में दिखा आई। इस रोग का क्या इलाज है? ये तो जिंदगी भर का विशाप है। क्या बीमारी बताई तुम्हें? कुछ नहीं। बताओ ना। क्या बताऊं चंदर? सुधा ने बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। बुरी तरह सिसकने लगी। सुधा चुपचाप पड़ी कराहती रही। चंदर ने अटैची में से दवा निकाल कर दी। कॉलेज नहीं गया। 2 घंटे बाद सुधा कुछ ठीक हुई। उसने एक गहरी सांस ली और तकिए के सहारे उठकर बैठ गई। चंदर ने और कई तकिए पीछे रख दिए। 2 ही घंटे में सुधा का चेहरा पीला पड़ गया था। चंदर चुपचाप उदास बैठा रहा। उस दिन सुधा ने खाना नहीं खाया, सिर्फ फल लिए। दोपहर को 2 बजे भयंकर लू में कैलाश वापस आया और आते ही चंदर से पूछा, सुधा की तबीयत तो ठीक रही? ये जानकर के सुबह खराब हो गई थी। वो कपड़े उतारने से पहले सुधा के कमरे में गया और अपने हाथ से दवा देकर फिर कपड़े बदलकर सुधा के कमरे में जाकर सो गया। बहुत थका हुआ मालूम पड़ता था। चंदर आकर अपने कमरे में कापियां जांचता रहा। शाम को कामनी, प्रभा तथा कई लड़कियां जिन्हें गेसू ने खबर दे दी थी आईं और सुधा और कैलाश को घेरे रही। चंदर उनकी खातिर तवज्जो में लगा रहा। रात को कैलाश ने उसे अपनी छत पर बुला लिया और चंदर के भविष्य के कार्यक्रम के बारे में बात करता रहा। जब कैलाश को नींद आने लगी तब वो उठकर लॉन पर लौट आया और लेट गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वो सुधा की तकलीफ़ों के बारे में सोचता रहा। उधर सुधा बहुत देर तक करवटें बदलती रही। ये 2 दिन सपनों की तरह बीत गए और कल वो फिर चली जाएगी चंदर से दूर, न जाने कब तक के लिए। सुबह से ही सुधा जैसे बुझ गई थी। कल जो उसमें उल्लास वापस आ गया था वो जैसे कैलाश की छाह ने ही ग्रस्त लिया था। चंदर के कॉलेज का आखिरी दिन था। चंदर कैलाश को ले गया था और अपने मित्रों से, प्रोफेसरों से उसका परिचय करा लाया। एक प्रोफेसर जिनकी आदत थी कि वो कांग्रेस सरकार से संबंधित हर व्यक्ति को दावत ज़रूर देते थे, उन्होंने कैलाश को भी दावत दी। क्योंकि वो सांस्कृतिक मिशन में जा रहा था, वापस जाने के लिए रात की गाड़ी तय रही। हफ्ते भर बाद ही कैलाश को जाना था, अतः वो ज़्यादा रुक नहीं सकता था। दोपहर का खाना दोनों ने साथ खाया। सुधा महाराजिन का लिहाज करती थी, अतः वो कैलाश के साथ खाने नहीं बैठी। निश्चय हुआ कि अभी से सामान बांध लिया जाए ताकि पार्टी के बाद सीधे स्टेशन जा सके। जब सुधा ने चंदर के लाए हुए कपड़े कैलाश को दिखाए तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कपड़े रख लिए और चंदर से जाकर बोला, अब जब तुमने लेन देन का व्यवहार ही निभाया है तो ये बता दो, तुम बड़े हो या छोटे? क्यों? चंदर ने पूछा। इसलिए कि बड़े हो तो पैर छू कर जाऊं और छोटे हो तो रुपया देकर जाऊं, कैलाश बोला। चंदर हंस पड़ा। घर में दोपहरी से ही उदासी छा गई। न चंदर दोपहर को सोया, न कैलाश और न सुधा। शाम की पार्टी में सब लोग गए। वहाँ से लौटकर आए तो सुधा को लगा कि उसका मन अभी डूब जाएगा। उसे शादी में भी जाना इतना नहीं अखरा था जितना आज अखर रहा था। मोटर पर सामान रखा जा रहा था तो वो खंभे से टिककर खड़ी रो रही थी। महाराजिन एक टोकरी में खाने का सामान बांध रही थी। कैलाश ने देखा तो बोला, रो क्यों रही हो? छोड़ जाए तुम्हें यहीं, चंदर से संभलेगा? सुधा ने आंसू पोंछकर आंखों से डांटा। महाराजिन सुन रही हैं कि नहीं? मोटर पर पहुंचते पहुंचते सुधा फूट फूट कर रो पड़ी और महाराजिन उसे गले से लगाकर आंसू पोंछने लगी। बोली, रो न बिटिया, अब छोटे बाबू का ब्याह कर दो तो 2 महीना आए के रह जाओ। तो हार सास छोड़ी है कि नहीं? सुधा ने कुछ जवाब नहीं दिया और 5 रुपए का नोट महाराजिन के हाथ में थमाकर आ बैठी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी।
सेकंड क्लास में चंदर ने इन लोगों का बिस्तर लगवा दिया, सीट रिजर्व करवा दी। गाड़ी छूटने में अभी घंटा भर देर थी। सुधा की आंखों में विचित्र सा भाव था। कल तक की दृढ़ता, तेज उल्लास बुझ गया था और अजब सी कातरता आ गई थी। वो चुप बैठी थी। चंदर से जब नहीं देखा गया तो उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। कैलाश भी उतर गया। दोनों बातें करने लगे। सहसा कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ यार, एक बात बहुत ज़रूरी थी। क्या? इन्होंने तुमसे बिनती के बारे में कुछ कहा? कहा था। तो क्या सोचा तुमने? मैं शादी वादी नहीं करूँगा। ये सब आदर्शवाद मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर उसे शादी करके सच पूछो तो बहुत बड़ी बात करोगे तुम। उस घटना के बाद अब ब्राह्मणों में तो वर उसे मिलने से रहा, और ये कह रही थी कि वो तुम्हें बहुत मानती भी है। हाँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं शादी कर लूँ। मुझे बहुत कुछ करना है। अरे जाओ यार, तुम सिवा बातों के कुछ नहीं करते। हो सकता है। चंदर ने बात टाल दी। वो शादी तो नहीं ही करेगा। थोड़ी देर बाद चंदर ने पूछा, इन्हें दिल्ली कब भेजोगे? अभी तो जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन ये दिल्ली मेरे साथ जाएंगी।